नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। जाहिर है हर बार की तरह इस बार भी कई वर्गों को कई उम्मीदें इस बार के बजट से लगी हुई हैं। अब कल जब मुख्यमंत्री के बजट का पिटारा खुलेगा तो अलग अलग वर्गों के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अब इस बार के बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर भी ये बजट कितना खरा उतरेगा ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सबसे पहले आइए एक बार आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं इसके पहले जो बजट पेश किए गए थे उनमें क्या क्या घोषणाएं हुई थी। पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं। तो कितना बजट अभी तक रहा है विभागवार थोड़ा सा आपको बताते हैं। शिक्षा और खेल का देखेंगे, पेंशन, स्वास्थ्य, ये विभागवार राशि हम आपको बता रहे हैं 2021-22 और फिर 22 और 23 की जो राशि है वो करोड़ों में है। तो शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के लिए 17,261 करोड़ 2021-22 में था, 20,445 करोड़ 2022-23 में रहा। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला एवं अलग वर्ग के लिए आप देखिए 10,863 ये जो करोड़ में राशि है, इतना बजट रहा। 13,050 करोड़ 2022-23 में इसके लिए एलोकेट किए गए, यानी कि ये राशि बजट में दी गई। पेंशन के लिए 10,801 करोड़ रुपए की राशि दी गई 2021-22 में। 2022-23 में ये 1,121 करोड़ हुई। शहरी विकास और ग्रामीण कल्याण के लिए 9,126 करोड़। इसी तरह से पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 3,724 करोड़ 6,826 करोड़ 2022-23 में। गृह विभाग के लिए 6,057 करोड़ 6,526 करोड़ 2022-23 में बजट के एलोकेशंस हुए। कृषि जो सबसे अहम है 5,206 करोड़ 21-22 में ये राशि दी गई। 6,497 करोड़ रुपए 2022-23 में बजट के अंदर एलोकेट किए गए। सिंचाई और जल संसाधन इसी से जुड़ा हुआ है, 4,064 करोड़ रुपए 21-22 में दिए गए। 22-23 में 6,136 करोड़ रुपए राशि इसमें एलोकेट की गई है। लोक निर्माण, सड़क और पुल के लिए 4,199 करोड़ 21-22 में दिया गया। 4,752 करोड़ रुपए की राशि 2022-23 के बजट में दी गई। परिवहन के लिए 2,902 करोड़ रुपए 21-22 के बजट में था। 2022-23 में इस राशि को और बढ़ाया गया। सहकारिता में 2,068 करोड़ रुपए 22-23 में 21-22 में और 22-23 में 1,537 करोड़। तकनीकी शिक्षा के लिए 896 करोड़ 1,105 ये हो गया 2022-23 में। तो लगातार अलग अलग विभाग में अगर आप देखेंगे तो जो बजट है वो बढ़े हैं। उद्योग और वाणिज्य में 456 करोड़ का प्रावधान था, जिसको 22-23 में बढ़ाकर 598 करोड़ रुपए किया गया है। तो बजट की राशि हर साल आप देखते हैं कि बढ़ती है और ये अलग अलग हरियाणा का जो बजट है विभागवार कैसा रहा है आपको हम बता रहे हैं। शिक्षा, खेल, संस्कृति इसको आप देखें तो 17,261 करोड़। पेंशन के लिए 10,801 करोड़ जो कि 11,201 करोड़ बढ़ाया गया 22-23 में हो गया। बिजली विभाग आप देखेंगे तो 7,876 करोड़ था, इसको भी बढ़ाया गया। गृह विभाग के लिए 6,057 करोड़ 6,526 करोड़ 22-23 में कर दिया गया। कृषि के लिए 5,206 करोड़ था जो कि 6,497 करोड़ हुआ। लोक निर्माण विभाग के लिए 4,199 करोड़ की राशि थी 21-22 में जो कि 4,752 करोड़ हो गई 22-23 में। सहकारिता के लिए 2,068 करोड़ और इसको और बढ़ा करके 2022-23 में दिया गया। तो ये अलग अलग विभागों को जो बजट है उसका एलोकेशन हुआ है और इसी के आधार पर जो तमाम योजनाएं हैं वो आप देखते हैं कि सरकार बनाती है और इन मद में इतना पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि वो योजनाएं या फिर वो घोषणाएं जो कि बजट में की जाती हैं उनको सही तौर पर ग्राउंड पर उतारा जा सके। तो ऐसे में 22-23 के अंदर 21-22 और 22-23 में किस राशि को किस किस मद में दिया गया है ये हम आपको एक बार ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। तो अब कल प्रदेश का महत्वपूर्ण बजट पेश होने वाला है। सभी वर्गों की निगाहें कल पेश होने वाले इस बजट पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री यानी कि बतौर वित्त मंत्री उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन उससे पहले लोगों की उम्मीदें क्या हैं इस बजट से, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ राहत चाहते हैं उस पर लोगों से बातचीत करते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं कि इस बार बजट में हरियाणा सरकार आपके लिए विशेष तौर पर लाए। कुछ समय पहले ही हमारे भारत का बजट प्रस्तुत हुआ। हमारे देश का माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वो बजट प्रस्तुत किया गया। वो जो बजट था
वो मैं एक मिक्सचर ही कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए वो बजट बहुत अच्छा रहा और कुछ लोगों के लिए वो बजट थोड़ा सा घाटे का रहा। लेकिन हरियाणा का बजट अब जो कि आने वाला है, मैं ये कहूँगी कि हरियाणा का बजट बहुमुखी होना चाहिए। मतलब ऑल एरियाज उसमें कवर अप कीजिए। अगर मिडिल क्लास लोग, जो मैं पहले बात करूँगी मिडिल क्लास लोगों की, कि मिडिल क्लास लोग बजट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोअर क्लास ये सोचता है कि नहीं, ये हमारे बियॉन्ड आर रीच है, हमारी पहुंच से बाहर है, तो हमें वो चीज़ नहीं लेनी। और मिडिल जो हायर क्लास होता है वो उसको अफोर्ड कर पाता है, लेकिन मिडिल क्लास अफोर्ड ना करते हुए भी उस चीज़ को खरीदता है। बहुत उम्मीदें हैं, बेसिक नीड्स जो हैं उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं सर बजट में सरकार आपके लिए क्या कुछ विशेष तौर पर लाए? वैसे तो सब चीज़ें हैं ही, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए होना चाहिए। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे DC8 पर हैं या जैसे भी हैं, ताकि मिनिमम वो अपना सर्वाइवल कर सकें। इतना तो होना चाहिए। तो मैक्सिमम जॉब्स के लिए कंसंट्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हर जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं उनको उनके हिसाब से उनको काम मिल सके, कुछ ना कुछ। रोजगार की मांग है इनकी, क्या चाहते हैं सर, किस तरह से ख्याल रखे सरकार इस बार बजट में आपका? सर मैं पिछले 27 साल से प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहा हूँ और सरकार बार बार कहती है कि हम प्राइवेट स्कूलों का ध्यान रखेंगे। सरकारी स्कूल में एक बच्चे के ऊपर सालाना लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता है, और दूसरा हमारे ऊपर ये दबाव होता है कि हम स्कूल में फ़ीस ना लें बच्चों से। हम सरकार की बात बिल्कुल मानेंगे, परंतु मेरा कहना ये है कि जो सरकार 10 से 15 हज़ार रुपये सरकारी स्कूल में पर बच्चा खर्च करती है, आप उससे आधे हमें दो ना। हम बच्चे से फ़ीस भी नहीं लेंगे, उनको शिक्षा भी अच्छी देंगे। हमारा प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा में इतना बड़ा योगदान है, परंतु सरकार जो है हमारी तरफ बिल्कुल निरंकुश है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, हमारी सैलरीज की तरफ ध्यान नहीं देती। स्कूल मैनेजमेंट सैलरी कहाँ से देगा? गवर्नमेंट कहती है कि आपने फ़ीस नहीं लेनी है, अगर वो फ़ीस ना ले तो हमें सैलरी कौन देगा? हमारा पेट कौन पालेगा? सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी सरकार ध्यान दे। मैम क्या चाहते हैं, क्या विशेष ध्यान रख के सरकार इस बजट को तैयार करे आपके लिए? सर एक्चुअली बैलेंस बजट होना चाहिए हमारा। जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर जो है दोनों को लेके चलते हैं, इनकम तो कम हो रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम में। अब एक मिडिल क्लास है, उसने सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, खाने पे ही खर्चा नहीं करना, एजुकेशन भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी भी है, साथ साथ मतलब इस तरह से मैं चाहती हूँ कि बहुमुखी जो है बजट बने, बैलेंस बजट बने, ताकि सिर्फ ये ही नहीं कि जो हमारे हाई लेवल के लोग हैं सिर्फ वो तो उसको कर लेते हैं, किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या हमारे बिल्कुल मजदूर वर्ग लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। क्या सरकार ध्यान में रख के आपकी बात को बजट बनाए इस पर? रोजगार के साधन सबसे पहले बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में से कई बच्चे फॉरेन जाना स्टार्ट हो चुके हैं। हर रोज़ लगभग 300 से ऊपर बच्चा बाहर जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमारे देश में रोजगार की कमी होती जा रही है। तो इस वजह से मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पर हरियाणा में ही रोजगार के इतने कुछ साधन बढ़ाए जाएं ताकि बच्चे बाहर का रुख ना कर सकें। हरियाणा सरकार का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, तो बजट से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। लोग चाहते हैं कि इस बार जो सरकार है वो मिडिल क्लास का ख्याल रख के बजट को तैयार करे और जो सबके लिए राहत लेकर आए बजट, वो बजट पेश करे सरकार। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। तो आइए अब आपको चरखी दादरी में भी लोग इस बजट से किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं या फिर वो इस बजट से क्या कुछ चाह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ाना चाहिए और ये 18 महीना का डीए रोक रखा ये देना चाहिए, और जो रिटायर कर्मचारी हैं उनका जो ये 80 साल का रखा है इनने, वो 80 साल का बजाय 60 साल से करना चाहिए, क्योंकि 80 साल तक तो कोई 100 माह तो 1-2 जिंदा रहता है, बाकी इतनी उम्र काटते नहीं। हाँ जी, गृहिणियों के लिए बजट में थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि आदमी का काम होता है घर कमा के लेके आना, लेकिन गृहिणी को वो चीज़ 1 महीने तक सोच के चलनी पड़ती है कि हमारे लिए क्या सही होना चाहिए। अब यहाँ हमें दूध को लेके देखो, दूध हर घर की एक, अगर घर में 2 बच्चे भी हैं तो 70 रुपये किलो का दूध 2 बच्चों से, बाकी लोग कैसे उससे कम चलाएंगे? 70 रुपये किलो दूध अगर हम लेते हैं तो चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाया जाए और उससे जो है जो स्कूलों में अध्यापक पद खाली पड़े हैं या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो पूरी की जा सके। हर साल बजट घटता जा रहा है, जो अपनी GDP बढ़ती जा रही है उस अनुपात एजुकेशन का बजट घटता जा रहा है, जो कि एक देश के लिए भी हानिकारक रूप में। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो अब हमारे भावी नागरिक कैसे अच्छे पैदा होंगे? तो इसलिए शिक्षा के लिए हर साल बजट
जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है उसी अनुपात में शिक्षा बजट बढ़ना चाहिए, ताकि स्कूलों के अंदर आधुनिक सुविधाएं दी जा सके, अच्छे बच्चे तैयार किए जा सके और अच्छे शिक्षक लगे और जिससे बच्चों का भविष्य सुंदर पड़े। जो व्यापारी है आज की तारीख में बहुत ही दुखी हालत में है। बजट में सबसे अच्छा प्रावधान तो ये होना चाहिए कि व्यापारियों के ऊपर कर के ऊपर इनको छूट मिले। दूसरा जो जीएसटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें छूट मिलनी चाहिए व्यापारियों को। तीसरा जो मध्य वर्ग के व्यापारी हैं, जो परचूनी वगैरह की दुकानें, ये जो छोटे व्यापारी बोलते हैं जिनको, ये है इनके लिए सबसे अच्छा ये है जो भी सामान आता है इनके ऊपर जीएसटी जितने भी कम हो सके, कर जितना भी कम हो सके वो लगाना चाहिए। और व्यापारियों की तरफ इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। व्यापारियों की तरफ ये सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही। तो मेरा तो यही सरकार से अनुरोध है कि कर में छूट और जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। तो वहीं बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में आपको बता दें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इनको लेकर के आज जमकर आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस भी हुई। इस बीच सदन में जब मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए योजनाओं को लाभ देने का जिक्र कर रहे थे तो हुड्डा ने कहा कि सरकार पोर्टल खेल रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बीच में शेरो शायरी भी हुई है, सुनवाते हैं आपको। पोर्टल सरकार नहीं बनने देंगे, पोर्टल को सरकार नहीं बनने देंगे। ये तो पोर्टल भी जो जरूरत है उसके बनाओ। हर चीज में पोर्टल बनाओगे, हर चीज में पोर्टल बनाओगे, पहचान पत्र पोर्टल, हर पहचान, ये फिर जो है ना बेरोजगारी इसी वास्ते ज्यादा फैलेगी आपकी। हुड्डा साहब, मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले, ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। सितमगार तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, सितमगार तुमसे वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तुम जालिम कहां तक हो। मेरी भी यही था, ये सुनाना पड़ेगा क्योंकि आप तो सिर्फ नजारों की बात करते हो। नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए, मेरा तो कच्चा मकान है। हाँ, आधे घंटे के लिए समय हो रहा है। आसमान से ऊपर बादल हैं, मेरे को क्या पता था ये बादल मेरे कच्चे मकान पर ही बरसेंगे। सारी फितरत, ये कादियान साहब आपकी इच्छा पूरी हो गई। सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है। आप चुप करोगे तो चुप करूंगा। सारी नफरत, सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। सदन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार खत्म करने का जुनून है और उनके इस जुनून का परिणाम जरूर निकलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब डीबीटी के जरिए बेटी की शादी का शगुन और बुजुर्गों की पेंशन सीधे खातों में पहुंचती है, अब बीच में कोई नहीं है। अब मैं अपने उस विषय पर आता हूं जिसका मुझे जुनून है, जुनून यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत मेरे पास सुझाव आते हैं, कभी मैं घबराया नहीं, डरा नहीं कि इसको खत्म करना ही करना है भ्रष्टाचार को, और
भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए, जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाए, उतना भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं वही कह रहा हूं। तो हम जो पोर्टल चला रहे हैं, उस पोर्टल में ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम, इसको हमने महत्व दिया, शुरू से दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम ये नहीं कह रहा कि वो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं कि हमें उसका उत्साह मिल रहा है और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितने बेनिफिशियरीज हैं अब सब उनके घर में, यानी उनके खाते में पैसा जाता है। चाहे वो बेटियों का कोई अनुदान हो, चाहे वो किसान का पैसा उसकी गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी का वजीफा हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सारी चीजें अब किसी के हाथ में नहीं जाती, सीधे उसके खाते में जाती हैं। अब उसके खाते में से कोई निकाल करके वो किसी को बांट दे तो उसमें हमारा कोई बस नहीं, वो कुछ भी करे, वो उसका मालिक है। लेकिन अब सीधा जाता है। और मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 3 साल से जब से डीबीटी हमने करना शुरू किया है, घोस्ट बेनिफिशरीज लाखों कम हुए हैं। 1150 करोड़ रुपया उसकी बचत हुई, 1150 करोड़ रुपया, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के कारण से। क्योंकि बीच में फर्जी चीजें थी जिसका कोई पता नहीं लगता था, यहां से पैसा निकल गया, वापस आना नहीं आना भगवान जाने। लेकिन अब बैंक में है, अगर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो वापस आएगा। जैसे मैंने एक पहले उदाहरण बताया, 11.5 करोड़ वापस आया, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस खाते में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, रुक गया, कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई तो वापस आएगा। इसलिए हमारे लिए तो एक चौकीदारी का काम ये सब कर रहे हैं। और इसके नाते से हमने जितने भी पोर्टल जो बनाए हैं, 100 से अधिक ऐप और पोर्टल बनाए हैं। ये पोर्टल का कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से सीधे उनके खाते में जाता है। जो कट रही है वही पोर्टल के कारण से कट रही है। और क्यों कट रही है, कल इसका मैंने जवाब दे दिया है। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, जिसकी सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, जो पेंशनधारी है, और 11 सालों से हम उस पर कोई कर नहीं रहे। मैं कहता हूं जो चीजें कल भी मैंने बताया, जो कमियां उसको हम दूर करेंगे, लेकिन पोर्टल बंद करेंगे, ये आप लोग सपने लेना बंद कर दो, ये बंद कर दें। हां, इस चीज में आप लोगों को मैं तो कह रहा हूं, इसमें जरूर आपको जो परिणाम निकलेंगे, उसमें जैसे हमने इतने सारे विषय और कर दिए हैं, जिसका आज सिस्टम बदलने के बाद कितना उसका, पहले तो हर सिस्टम के बारे में आपने कहा ये गलत है, गलत है। पढ़े लिखे पंचायतें हमने बनाई, आपने कहा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। मैं कहता हूं ये मेरे हाथ में नहीं है। जी, सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाओ। चुप कराओ, ये समय तो बढ़ाना पड़ेगा जी, आधा घंटा बढ़ाओ, बीच में खत्म हो जाएगा तो खत्म कर देंगे। कंक्लूड करता हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पोर्टल का कमाल है कि किसानों की अपनी जमीन की फर्द एक क्लिक से उनको फर्द मिल जाती है। अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये फर्द का कमाल है। फर्द का ही कमाल है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कि कोई व्यक्ति कहीं का भी देश में कहीं भी राशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। कालका का यानी केरल का आदमी हरियाणा में ले सकता है, हरियाणा का आदमी आसाम में ले सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज विधानसभा के अंदर कुछ अहम विषय रहे, जिन पर लगातार जो विपक्ष ने सवाल उठाए उसका जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। अलग अलग आपने देखा कि कई सवाल थे, चाहे डीबीटी का सवाल रहा हो, पीपीपी का सवाल हो, फिर आप पेंशन की बात कर लें या फिर ई टेंडरिंग की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तमाम ऐसे अहम विषय जो कि विपक्ष ने उठाए थे उन सबका जवाब भी आज दिया गया है। काफी गहमा गहमी आज भी देखने को मिली है, शेर व शायरी का अंदाज भी था। एक बार फिर से हम आपको ये ग्राफिक दिखा रहे हैं, क्योंकि कल बजट पेश होना है। बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन हरियाणा के लिए, क्योंकि कल हरियाणा की जनता के लिए क्या खास रहेगा। बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और हमेशा की तरह इस बार भी जनता यह आस लगाए बैठी है कि बजट में कुछ घोषणाएं इस प्रकार की हों जिससे उसको राहत मिले। लेकिन अब ये बजट कितना राहत देगा जनता को, ये तो कल ही स्पष्ट होगा। लेकिन उम्मीदें क्या थी जनता की, ये भी हमने आपको बताया है और आपने सुना है अलग अलग जगहों पर जाकर के किस तरीके से जनता से जब इंडिया न्यूज ने बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि वो क्या चाहते हैं इस बार के बजट से। और अब देखना यह होगा कि कल जो बजट पेश होगा उसमें क्या खास रहेगा या जनता के लिए सौगात के तौर पर क्या रहेगा।
ये 21-22 और 22-23 का ये बजट का कुछ आंकड़ा है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं कि ये अलग अलग मद में अलग अलग आप देखें वर्ग के लिए किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में जो फंड्स हैं वो दिए गए थे। शिक्षा, खेल, संस्कृति, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, पेंशन, स्वास्थ्य, ये वो बजट है जो कि 21-22 और 22-23 में राज्य सरकार की तरफ से एलोकेट किया गया था। और इस बार अब इन्हीं मद में कितनी राशि और बढ़ करके मिलेगी और क्या नई घोषणाएं होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसी पर निगाहें हैं, क्योंकि कल बजट हरियाणा का पेश होना है। जनता आस लगाए बैठी है, जनता उम्मीद लगाए बैठी है। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बजट को लेकर के बहुत उम्मीदें इस बार भी जनता की हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरेगा इस पर अब देखना होगा कि बजट में जो पिटारा खुलेगा उससे क्या निकलता है। लेकिन आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज विधानसभा की कार्रवाई और दूसरा बजट कितना महत्वपूर्ण है, कल क्या होगा, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, इस पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजयपाल अहलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। और बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। विजयपाल अहलूवालिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज तो विधानसभा के अंदर जो हुआ इन विषयों पर मैं आऊंगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कल बजट पेश होने वाला है। हमेशा बजट पेश होने से पहले जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं कि सरकार उनको कुछ राहत के तौर पर या उनके लिए कोई कुछ बड़ी घोषणाएं करे। कल का बजट आप किस तरीके से देखते हैं, और अभी जनता की बात को आपने सुना होगा, कैसा रहेगा कल का बजट और क्या जनता की उम्मीदों पर यह खरा उतरने वाला है कल का बजट? निश्चित रूप से जो कल बजट पेश होना है, मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के नाते इस बजट को पेश करेंगे, ये बहुमुखी बजट होगा, क्योंकि इससे पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्यमंत्री जी ने एज वित्त मंत्री सबसे राय ली है और सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव लिए हैं। उन सुझाव को मद्देनजर रखते हुए कल सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट होगा। उसमें युवा का, उसमें कर्मचारी का, उसमें व्यापारी का, उसमें किसान का, छोटे दुकानदारों का, सबका समावेश होगा। निश्चित रूप से हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है और उस बजट को जब कल सामने आएगा वो सबके सामने होगा। और आज जो शिक्षा की बात करते हैं, और आज निश्चित रूप से एक क्रांति आई है जो पोर्टल के माध्यम से जो डायरेक्ट डीबीटी, जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख भी किया कि हर बेनिफिशियरी को उसके खाते के अंदर पैसा सीधा ट्रांसफर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से आम जनजीवन को चक्कर काटने जो पड़ते थे कार्यालयों के, उससे निजात मिली है। और हर फील्ड के अंदर जल्दी आई है। ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चीजें बड़ी जल्दी सुलभ हो रही हैं। जैसे आज आपको जमाबंदी लेनी है, फर्ज लेनी है, एक क्लिक से आप अपनी फर्ज ले सकते हैं। स्वामित्व योजना है और इसी प्रकार से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट बना है। और निश्चित रूप से ठीक है, आपने कहा कि एक तो आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं जो आपकी योजनाएं हैं उनके जरिए, और दूसरा यह है कि आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग के लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ होगा। पहले बजट से संबंधित एक एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद आज जो हुआ विधानसभा में इस पर भी चर्चा करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बजट सभी के लिए रहेगा, समावेशी होगा, क्योंकि सरकार हमेशा ये बात कहती है, आज भी अहलूवालिया जी यही बात कह रहे हैं, कल का इंतजार करिए, बजट में सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। कैसे देखते हैं कल के दिन को, और बजट को लेकर के जो बात कही गई अभी यहाँ पर कि सबके लिए कुछ होगा, क्या आप मानते हैं इस बात को? जो कर रही है जी, 8.5 साल में सरकार क्या क्या पहले इन्होंने क्या दिया, सब पूरी जनता को पता है। या तो ये बता दे भी 8.5 साल में एक भी आइटम हरियाणा में एक आइटम गिना दे भी उस पर हमने छूट दी, किसी वस्तु पर टैक्स हटाया हो या कम किया हो, एक भी आइटम बता दे। अब जो बजट है 8.5 साल में कुछ नहीं मिला जनता को, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, धक्के के सिवाय कुछ नहीं मिला। और लोगों की, जनता के जेबों में महंगाई की मार डालकर डाका डालने का काम किया है। मगर ये एक चुनावी बजट है, चुनाव सर में है।
आज हालात सरकार के बहुत मारे हैं। शहर के लोग भी खिलाफ है, व्यापारी भी, उद्योगपति भी, किसान भी, कर्मचारी भी, पटवारी भी, सब सड़कों पे है। तो मैं समझता हूं ये बजट ठीक आना चाहिए। जनता को बड़ी भारी उम्मीद है। 8.5 साल से जो जनता की जेब कटी है, शायद इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ राहत सरकार देगी, जिसमें सबसे मोटी बात क्या है, युवाओं को रोजगार देने की। रोजगार देने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात, व्यापार व उद्योग, इनके राज के अंदर व्यापार व उद्योग में बड़ा भारी गिरावट आई है। काफी उद्योग बंद हुए हैं, यहाँ तक कि ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे वो 80% बंद हुए हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, तो 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन दे, एक होता है जीएसटी, एक होता है हरियाणा का SGST, या जीएसटी का आधा हिस्सा SGST बोलते हैं, वो पूरी तरह से माफ होना चाहिए। उसके साथ साथ बिजली के बिलों में सब्सिडी दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल के ऊपर कहता हूँ, ये बहुत प्रमुख चैनल है, पूरा देश देखता है। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, सरकार ये 3 चीज कर देगी, हरियाणा में बेरोजगार नहीं रहेगा, गांव में बैठी मेरी माता, मेरी बहन और युवाओं को वही रोजगार मिलेगा, और हजारों उद्योग हरियाणा के अंदर लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार शिक्षा के ले लो आप, शिक्षा का मामला है, आज सरकारी स्कूल बंद हो लग रहे हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं हिंदी का नहीं है, कहीं इंग्लिश का नहीं है, कोई मैथ का नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वही बच्चे स्कूल के ताला मार के, वो मंदिर जिसको मानते हैं, बाहर धरने पे बैठना पड़ता है। सरकार को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक प्रावधान करना चाहिए, भी अच्छी शिक्षा मिले, हर प्रकार की सुविधा मिले, बिल्डिंग की हालत खस्ता है। बिल्कुल ठीक है। गर्ग साहब देखिए, मोटा मोटी अगर मैं समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक सेगमेंट को अगर हम देखें तो सरकार को सबको सपोर्ट करना चाहिए और सरकार का प्रयास ये होना भी चाहिए। पंजेटा जी, बिल्कुल पंजेटा जी, कल उम्मीद है कुछ बजट से कि हाँ भाई, क्योंकि सरकार तो हर बार कहती जो भी सत्ता में है, जो बजट पेश कर रहा वो तो कहेगा कि हाँ हम सबके लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कैसे देखते हैं कल के बजट को? देखिए आयुष जी, सरकार जो कर्ज ले रही है वो केवल जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए कर्ज ले रही है, और ना मात्र मूल और जो ब्याज है, उस जो पहले से कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लेती है सरकार। बहुत कम कंपोनेंट है जो सरकार जो है मूल का चुकाती है, और सरकार ऊपर से और कर्ज लेती है। सैलरीज भी कर्ज ना ले तो सैलरीज भी ना दी जाए। लेकिन अगर इतना ही कुछ अच्छा है, एक वर्ड यूज करते हैं ये अमृतकाल, हाँ, इतना ही कुछ सब कुछ अच्छा है तो हरियाणा के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? आप कहते हैं हमने जुनून है, मुख्यमंत्री जी ने आज एक वर्ड यूज किया, ये जुनून जो है ना, ये हरियाणा का कर्ज कम करने के लिए भी होना चाहिए। आप आखिर में आयुष जी, अगर मैं चैनल पे अगर सरकार के कोई लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है देख रहे होंगे, आप हरियाणा के टोटल एसेट्स बता दीजिए कि टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है। आयुष जी, वो 1 लाख करोड़ भी नहीं होंगे। मतलब हम सब कुछ भी बेच दें तब भी हम ये 3.25 लाख करोड़ का कर्ज नहीं चुका सकते। सेंटर ने जब डिसइन्वेस्टमेंट की, सेंटर ने जब LIC, शिपिंग यार्ड, बहुत कुछ, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो तक 2 लाख करोड़ का फिगर नहीं छू पाए थे। तो आप ये देखिए कि अगर इस बेलगाम तरीके से हरियाणा के ऊपर कर्ज चढ़ता रहेगा तो हरियाणा की जनता कहां से उसे चुका पाएगी। एक अभी मैं सुन रहा था आपकी बाइट, किसी ने कहा कि व्यापारियों को GST में राहत मिलनी चाहिए। कौन सा व्यापारी GST अपनी जेब से देता है? सब GST पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर को। मतलब बजरंग दास गर्ग जी कुछ खरीदेंगे तो वो GST का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। आप मैं कुछ खरीदेंगे, कुछ भी लेंगे हम, तो हमें GST उसके ऊपर, जो व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता है GST हम लोग देते हैं। कोई भी टैक्स हो, कोई भी कर सरकार लगाती है, वो व्यापारी पे नहीं लगाती। व्यापारी को तो 5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर सरकार ने सब्सिडी दी, राहत दी। 10,70,000 करोड़ जो है वो बट्टे खाते में डाल दिया।
किसानों के लिए कुछ किया? किसानों के लिए पहले आप देखें, उसके बाद मिडिल क्लास के लिए आज आप देखिए सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं। किसानों पे जीएसटी लगा दी, उसके उपकरणों पे जीएसटी लगा दी, दूध दही शहद पनीर पे, ये हर बारी हम डिबेट में कहते हैं। आज खासकर अब जो एजुकेशन के ऊपर है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा, अभी एक एनजीओ था उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी शायद RSS से जुड़े हुए थे। काफी स्कूल जो हैं उनको 3100 के आसपास का वो आंकड़ा है, वो उन्हें दे दिए चलाने को। तो अब मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को, नए स्कूल तो क्या खोलने हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके बाद पेंशन, आज के अखबार में पढ़ रहा था 9 लाख के आसपास जो है इन्होंने बीपीएल के जो है वो कार्ड काटे हैं, जो बीपीएल कार्ड्स। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन 5 लाख के आसपास काटती। सरकार कहती है हमने नई पेंशन, इतनी नई पेंशन लगा दी। वो तो बाय डिफॉल्ट जिनकी एज आएगी वो तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिजली का बिल, अगर आप बिजली का, हाँ जी आईटी में खत्म कर, जो बिजली का बिल है, अगर आप बिजली का बिल का जो एक साल का इन्होंने लगा दिया है 9,000 रुपए का, तो बिजली का बिल अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसकी पेंशन कट गई। तो और आप एक बात बताइए, ये जो कंसेप्ट है, ये मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की भी ड्यूटी लगा दी, अब एक नया काम दे दिया उनको कि आप मेरे पास परिवार पहचान पत्र की कॉपी और जो वो है आप मेरे तक पहुंचाइए। ये काम विधायकों का नहीं है, पहली बात। तो आपने कहा नया प्रयोग है, किसने कहा आपको करने को? दूसरा, आपने कहा पूरे परिवार की आय, जब हर इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स अलग फाइल करता है, कहाँ पे कोई क्लब करके करता है पूरी फैमिली का इनकम टैक्स? तो इनकम, जब सारी फैमिली की इनकम टैक्स में नहीं क्लब होती, तो आप कैसे क्लब करके उनकी वो पेंशन काट सकते हैं? ये देखिए, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कुछ भी, कोई अगर फॉरेन की एजेंसीज हैं, कोई इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई आपको डेटाबेस चाहिए, कुछ कलेक्ट करना है, वो अलग पंजेटा जी, कुल मिला के स्कीम या जो नई स्कीम ला भी रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सही नहीं, आपका सवाल इसको भी लेकर के है। लेकिन अहलूवालिया तो नहीं कम हो रहा ना, उससे आम जनता को क्या रहा? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उससे नुकसान हो रहा है, वो विधानसभा में भी उठा था हालांकि ये मुद्दा, बिल्कुल। लेकिन अहलूवालिया जी, मैं फिर से उसी विषय पर आता हूँ। अहलूवालिया जी, एक तो आप लोग जो ऋण ले रहे हैं या जो कर्ज ले रहे हैं, वो कर्ज आप लोग लेकर के उसको कैसे चुकाएंगे ये आप लोग बताते नहीं। और दूसरा ये है, 8 साल में आप लोगों ने जो भी बजट पेश किए उसमें जनता को किसी बजट से कोई राहत नहीं मिली। ये 2 बड़े सवाल उठाए विपक्ष से, जवाब दीजिए इसका। देखिए, अगर जो ऋण लिया है हरियाणा सरकार की जितनी लिमिट है उससे कम का ऋण लिया हुआ है। एक सेंटर के अंदर एक लिमिट होती है हर सरकार की, हर प्रदेश की, उससे कम ब्याज लोन हमने लिया हुआ है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जहां तक 2006 से लेकर 2016 तक 80% डीए जिसको महंगाई बोलते हैं वो था, और 2016 से लेकर 2023 तक आज 41% डीए महंगाई है। आप एक चीज समझिए पंजेटा जी, दोनों बातें एक तरफ से कह गई। एक तरफ से ये सस्ती की बात करते हैं, एक तरफ ऋण चुकाने की बात करते हैं। निश्चित रूप से जब बजट पेश होता है, बजट के अंदर हर मद को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। सैलरी का एक बजट है, वो एक निश्चित रूप से देना पड़ता है, वो सैलरी दी जाएगी। निश्चित रूप से हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत मिले उस बजट के अंदर। निश्चित रूप से जो हरियाणा सरकार की दूरदृष्टि है, उनका एक ही मकसद है कि गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से हम उस लाइन से ऊपर लेके आए। निश्चित रूप से कुछ लोग चाहते हैं कि हम बीपीएल की लाइन में ही रहेंगे, वो जब उसके बाद वो निकल जाएंगे, ये किंतु परंतु का प्रश्न छोड़िए, अब पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी है। निश्चित रूप से अभी जो बातचीत कर रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी आ रही है, पेंशन है, और उसके बाद वो 81 से क्रॉस हो रहा है, उसको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और जहां तक बिजली के बिल की बात कही, इसके बारे के अंदर बिल्कुल मेरा एक इसमें जो बात कहते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है, इसको भी सरकार बहुत जल्दी ठीक कर रही है, और किसी की पेंशन नहीं काट रहे। और आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 29,62,000 के चिरायु कार्ड, जो पहले आयुष्मान कार्ड प्लस चिरायु कार्ड, 1,20,000 तक की लिमिट थी सेंटर की, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस ई गवर्नेंस के साथ
ठीक है, लेकिन अहलूवालिया जी ये बताइए, क्योंकि ये विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा और इस बात को हम लोग कई बार सुन चुके हैं, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें या इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, हर बार ये बात उठती है कि जितने भी बजट आपने पेश किए उसमें जनता को राहत के तौर पर आपने क्या दिया, और अगर राहत दी है तो फिर व्यापारी, कर्मचारी ये सब परेशान क्यों हैं, या आपको लेकर, आपकी पॉलिसीज को लेकर के विरोध क्यों कर रहे हैं फिर ये, अगर आप उनको राहत दे रहे हैं तो? हमने राहत दी है। परेशान कुछ लोग, दो तरह की परेशानी है। एक परेशानी उन लोगों की है जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, उनकी परेशानी तो हम ठीक करने वाले हैं नहीं। और एक परेशानी, कई बार कोई स्कीम आती है उसके अंदर जेन्युइन परेशानी होती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो जेन्युइन परेशानी है उसको हम निश्चित रूप से दूर करेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रही है। कोई भी अगर योजना बनती है, कोई भी काम बनता है, अगर उसके अंदर कहीं दिक्कत आती है उसको ठीक सरकार करती है और सरकार उसको ठीक करेगी भी और ठीक कर भी रही है। निश्चित रूप से अब एक चीज समझनी पड़ेगी, जो चीज आपके सामने है अगर उसको सराहनीय काम किया तो उसको सराहनीय बात कीजिए। गुमराह करने वाला समय चला गया, सबको पता है। वो जो एक रटे रटाए जवाब, कितना बढ़िया बजट पेश कर ले वही रटा रटा जवाब विपक्ष का, वही रटा रटा। निश्चित नहीं, ठीक है अहलूवालिया जी, विपक्ष में तो आप भी रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही कहते थे भाई विपक्ष तो काम है, उसका काम वो कमी निकालेगा ही, लेकिन कुछ और बेहतर ऐसा कर देंगे तो जनता मोहर लगाएगी ना उसके ऊपर। ठीक है, कमी निकालिए, ठीक है, स्वस्थ आलोचना जरूरी है, लेकिन मैं नहीं ठीक है, लेकिन आलोचना तो आलोचना ये ना, स्वस्थ कर रहे हैं या वो कमी निकाल रहे हैं, ये आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है ना। ठीक है गर्ग साहब सिर्फ रटी रटाई बातें आप लोग कह रहे हैं और आप गुमराह आप नहीं कर सकते हैं जनता को। अगर उनको ये बेनिफिट दे रही है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जनता फैसला करेगी। आप लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं गर्ग साहब। देखिए आयुष जी, अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको समझाए जनता को भी गुमराह मत होइए, हम आपको छूट दे रहे हैं। सुनो मेरे साथी सुन लो, मैं आपकी बात शांति सुन रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास तो सारा मशीनरी, सरकारी तंत्र मंत्र सबकी में है, यहाँ तक कि सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। तो जनता को समझाए भी हम आपको रियायत दे रहे हैं। जब सारे अधिकारी इन्होंने, सरपंची का चुनाव हुआ, जब विधायक को कहे जनता विधायक चुनती है, जनता सांसद चुनती है, उसी प्रकार गांवों के सरपंच भी जनता चुनती है। 2 साल से गांवों के अंदर पंचायत चुनाव नहीं हुए और 1 रुपए की ईंट वहां लगी नहीं, कोई सड़क बनी नहीं, कोई नाली बनी नहीं, सफाई नहीं हुई। मगर सरकार ने कमाल जरूर किया, अच्छा काम कर लिया भी, करोड़ों अरबों रुपए के फर्जी बिल बनाकर और सारा माल हड़प गए। आप उन सरपंचों को समझाओ ना भी, हमने आपके अधिकार जो छीने हैं सही छीने हैं, आपकी पावर कम करी है, हमने सही की है, हमने अपना घर भरने के लिए ये नए नए नियम बनाए हैं। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, तो सरपंचों अधिकार कम करने थे तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कि हमने जो कर्जा लिया है लिमिट के हिसाब से लिया है। अरे लिमिट क्या होती है? 1966 से लेकर 2014 तक हरियाणा पर कर्जा सिर्फ 70,000 करोड़। आज 8.25 साल के अंदर इन्होंने वो कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा, आज सरकार में आंकड़े दे रहा हूं उनके आंकड़े, यानी कि 8 साल के अंदर पहले से 5 गुना कर्जा लेकर मलाई खाने का काम किया है। बता दो भाई क्या किया 8 साल में, क्या विकास करवाया आपने 8 साल में? किसी को रियायत दियो, किसान को रियायत दियो, व्यापारी को छूट दियो, कर्मचारी को छूट दियो, मजदूर को कोई छूट दियो, तो एक चीज तो गिना दे। लेकिन गर्ग साहब उनका तो यही कहना ना कि हम तो ये योजनाओं में लगा रहे हैं, अब आप तो विपक्ष में हैं तो आप केवल आलोचना करेंगे, आप स्वस्थ आलोचना नहीं करते हैं। देखिए आयुष जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात में कई गलती हो, मैं एफिडेविट देने तैयार हूं, मेरे खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मैं बताना चाहता हूं, 8.25 साल में 1 रुपए की भी रियायत छूट ये दियो तो बता दे। और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे आपके चैनल पे, मैं भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे थे, और मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक ऐसा सरकारी विभाग बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए आज काम होता है। एक महकमा गिरा दे
तो मैं हरियाणा छोड़ के चला जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए राजनीतिक सामाजिक काम छोड़ दूंगा, एक महकमा गिना दे। मैं इस लाइन से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक की रग रग से जानता हूँ। सिर्फ ये नारेबाजी चुटकुले से कोई लोग जनता का पेट नहीं भरता। जिस प्रकार ये जनता को गुमराह करके ठगने का काम करते हैं, ये कहते हैं गैर साहब 40 साल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा ना कि ये भ्रष्टाचार कब से चल रहा है, या ये 8 साल में ही हो गया, इसके पहले नहीं था? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आयु जी। उसके अंदर हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, हम नहीं कहते कि हमारे कार्यकाल के ये आपने बड़ी बात कही, कम से कम बड़ा दिल रखते हुए आपने ये स्वीकार किया कि वो था 8 साल में। आप ये कह रहे हैं कि वो खत्म नहीं हुआ। हमने ये नहीं किया जिसका मुख्यमंत्री कहते हैं खर्ची और पर्ची बंद कर दी। ठीक है, तो तुम्हारे घर में कोशिश तो होनी चाहिए ना, पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आप लोग आए सत्ता में तो कम से कम आप लोग कम करिए या खत्म करिए। करेंगे, मैं आपको मुख्यमंत्री झूठे वादे करते ना। ठीक है, आपकी बात आ गई। पंजेटा जी, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए सारी बातें या इस तरह के आंकड़े रखते हैं। सरकार तो सारे वर्ग के लिए काम कर रही है। पंजेटा जी देखिए आयुष जी, आंकड़े हम नहीं, आंकड़े सरकार रखती है। ये कोई झुटला नहीं सकते कि भाई अगर कोई कर्ज छुपा थोड़ी ना सकते, कितना आगे उसका जो कर्ज का जो ब्याज है उसको देने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। ये फिजिकल डेफिसिट पहले 3 से नीचे रखना पड़ता था इसको, अब ये 5 कर दिया इन्होंने कहा कि लिमिट तो अपनी खुद डिसाइड करनी होती है। अगर ये कर्ज आपको खुद को अपने परिवार के ऊपर लेना होता तो अगर बैंक आप नहीं दे पाते तो आपकी कुर्की कर देता है बैंक। हरियाणा ये कह रहे थे मुख्यमंत्री जी की दिवालिया हो जाएगा। मैं आज आपको टीवी चैनल पे बैठ के दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना हरियाणा पे कर्ज है उतने एसेट्स नहीं है हमारे पास, उसके आधे भी नहीं है। तो हम दिवालिया और क्या होंगे, हो चुके हैं। यानी अगर आप 4 लाख करोड़ जो अगर मैं इनकी बात को भी सच मानूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो अगर आप भाजपा को अगला मौका देते हैं तो यानी 4 का 10 लाख करोड़ तो ये कर ही देंगे। मतलब कि ऐसा अमृतकाल है ये, लाखों करोड़ का कर्ज चढ़ गया, हर महकमे में रिश्वत है। ये कह रहे थे कि पोर्टल से आसानी होगी। अरे जाके जिनको नहीं आता टेक्निकल काम, वो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, उनको जाके उनसे अपने ये फॉर्म भरवाने पड़ते हैं, उनके अलग वो पैसे लेते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जानकारियां हर जगह से आती हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को बैक करूंगा इस बात के ऊपर। ऐसा कोई महकमा नहीं है, जब रिश्वत कम नहीं हुई आपका कर्ज भी कम नहीं हुआ। सबसे देखिए बड़ी बात यह, आप जहां भी जाओगे ना हर चीज की फीस बढ़ी है, टोल टैक्स से लेके रजिस्ट्रियां, कलेक्टर रेट, लाइसेंस फीस, कुछ काम सरकारी कराना हो, सब कुछ महंगा हो गया। क्या अमृतकाल है, वाह वाह वाह। क्या मतलब आप चाहते हैं कि हम, और ये कहते हैं लिमिट हमने लिया वो 25% वाली, आप ये लिमिट तो खुद डिसाइड करनी पड़ेगी आपको। आरबीआई कल को 25 का 50 कर देगा, आरबीआई कहेगा 10 लाख करोड़ लेना जायज है, तो आपके 10 लाख करोड़ ले लोगे कल? मतलब कोई जस्टिफिकेशन होगी सी बात नहीं। आज पाकिस्तान ने इतना कर्ज ले लिया हर जगह से, उसका दिवालिया पिट गया, उसको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ क्या महंगाई है, हम हरियाणा के सारे बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इसको आप कर्ज अगर ले रहे तो वापस तो आपको करना ही है ना एलूवालिया जी। वापस करने का प्लान क्या है, और वो बढ़ाते जाएंगे तो कैसे करेंगे भाई? आयुषी, इनको थोड़ी ना करना है कर्ज वापस, करना है हरियाणा की जनता को। इनको तो कर्ज लो, घी पियो, इनको तो घी पीना, इनको थोड़ी ना देना है। अगर थोड़े बहुत इनको नहीं ठीक है। देखिए पंजेटा जी, प्रदेश आपका भी है, मेरा भी है, एलूवालिया जी का भी है, सबका है। प्रदेश की बेहतरी के लिए बस सोचना है, और जो काम हो रहे हैं कम से कम जनता का फायदा हो जाए, बस इतना ही हम लोग का उद्देश्य है। शुक्रिया आप लोग का, मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कल बजट पेश होना है और बजट से पहले ही विपक्ष के सवाल भी हैं, सरकार के अपने दावे भी हैं। अब देखना यह है कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जब पिटारा खुलेगा तो बजट के तौर पर, सौगात के तौर पर जनता के लिए क्या कुछ निकलता है। कल तक का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एसोसिएट